गुड मॉर्निंग एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स के मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम शाह है और मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। ये 3 पार्ट वीडियो सीरीज है जिसमें पहले पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे पार्ट में हम डेटा एनालिटिक्स इन डेप्थ समझेंगे, इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज एंड चार्ट्स। और तीसरे पार्ट में हम एक्सेल के टॉप 10 टूल्स समझेंगे और उन्हें स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। इस तरह सिर्फ 3 वीडियोस में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा और आपको कोई फीस, कोई पैसा किसी इंस्टीट्यूट को देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस मास्टर क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक्सेल के आर्किटेक्चर को समझेंगे, यानी कि कौन सी चीज क्या है और वो क्या काम करती है इसे देखेंगे। फिर हम वो काम कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इस पहले पार्ट में हम 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले यूजर इंटरफेस जिसके 30 कंपोनेंट्स या 30 पार्ट हैं। उसके बाद बेसिक एसेंशियल फॉर्मेटिंग सीखेंगे जिसके 21 पार्ट्स हैं। और फिर उसके बाद हम जितने भी डिफॉल्ट टैब्स होते हैं यानी 7 टैब्स एक्सेल के, उनको देखेंगे कि वो क्या करते हैं और उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। सामने एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, इसे सेलेक्ट कीजिए या EXCL जस्ट टाइप करके एंटर कर दीजिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। आपके सामने जो पेज आ रहा है ये डिफॉल्ट पेज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें सबसे ऊपर ये सबसे पहली शीट ब्लैंक शीट है, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट बिल्कुल। उसके बगल में ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स यानी एक्सेल शीट्स में कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग, कुछ स्पेशल कलर्स और कुछ स्पेशल फॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट करके प्री डिजाइंड कर लिया गया है। ये आप आगे चल के एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं रीसेंट फाइल्स आ रही हैं, जो आपने इससे पहले फाइल्स को खोल रखा है, जिन फाइल्स के ऊपर आपने काम कर रखा है वो यहाँ पर आती हैं। आप इसे डायरेक्ट क्लिक करके खोल सकते हैं। ऊपर देखिए आप फाइल का नाम आ रहा है और वो फाइल कहाँ पर सेव है, यानी उसका पाथ क्या है पूरा का पूरा वो आ रहा है। जैसे D ड्राइव के अंदर है या C ड्राइव के अंदर है, कहाँ पर फाइल सेव है। ठीक है। और मॉडिफाइड डेट 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, किस तारीख को, किस डेट को मॉडिफाई किया गया था फाइल को, यानी लास्ट टाइम खोला गया था, सेव किया गया था, उसकी डेट यहाँ पर आती है। ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये ब्रांडिंग है एक्सेल। ये आपकी वर्कबुक का नाम है। अभी तक हमने कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर बुक 3 एक्सेल करके आ रहा है। ये बुक 1, बुक 2, बुक 3 जैसे भी आ सकता है, आपने जितनी बुक्स खोल रखी हैं। ठीक है। उसके ये सबसे पहला ऑप्शन होम का है, यानी ये वाली स्क्रीन। नीचे है न्यू करते ही एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और उसके नीचे है ओपन क्लिक करके ये आपके माय कंप्यूटर यानी ब्राउज में पहुंच जाता है, जहां पर आपकी पुरानी एक्सेल की फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जिस फाइल को आप चाहें उस फाइल को आप वहां से ओपन डायरेक्टली खोल सकते हैं। नीचे अकाउंट और ऑप्शंस के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, दो हेडिंग्स हैं। हम इन्हें एडवांस आगे समझेंगे। फिलहाल हम एक ब्लैंक शीट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेस लेवल पर स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। तो आप ब्लैंक शीट या ब्लैंक वर्कबुक खोल लेंगे। आपके सामने जो एक्सेल का पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसे आप आर्किटेक्चर कह सकते हैं एक्सेल का, ये हम एक बार समझ लेते हैं जल्दी से कि कौन सी चीज़ क्या है और किसका क्या नाम है। नाम याद रखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, मगर रहता है नाम याद तो बहुत अच्छी बात है, पहचान में आसानी होती है। सबसे ऊपर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें आप अपनी मर्जी से इसे एडिट करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जो बटन्स, जो ऑप्शंस, जो टूल्स आप बार बार लगातार यूज करते हैं सबसे ज्यादा, उन्हें यहां पर पेस्ट कर दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है। यह है अनडन या अंडू जिसे कहते हैं, और यह है रीडू, यानी किसी काम को हमने गलत कर दिया तो वापस एक प्रीवियस स्टेज पर जाने के लिए अंडू का बटन दबाया जाता है। और अगर हमें लगा कि नहीं हमने सही किया था, वापस अपनी स्टेज पर आना है, तो रीडू का बटन दबाया जाता है। ये 4-5 बार, अच्छी खासी बार पीछे जा सकता है और ये 4-5 स्टेप्स आगे जा सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शंस और हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रॉम फाइल, यानी अगर हमें कहीं से डेटा को इंपोर्ट करना है या डेटा लेकर आना है, जैसे ओपन वाला बटन था। और ये बटन बगल में आप देख सकते हैं ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। बहरहाल आप ये टूल बार यहाँ से
एडिट कर सकते हैं इस मेन्यू से। इस छोटे से बटन को क्लिक करेंगे, ये पूरा मेन्यू खुल के आ जाएगा। आपके कौन से बटन्स आपको यहाँ पर चाहिए, क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से आप ईमेल जैसे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से अनसिलेक्ट कर दिया तो ईमेल यहाँ से हट गया। आप इस तरीके से इसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप बीच में देख रहे हैं यहाँ पर वर्कबुक का नाम आ रहा है। हमने अभी कोई नाम अपनी शीट को, अपनी वर्कबुक को नहीं दिया है, अपनी इस फाइल को नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर बुक 1 या बुक 2 या बुक 3 करके जो भी नाम है वो आएगा। राइट हैंड साइड में, टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सब जानते हैं जो कॉमन बटन्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, मिनिमाइज का ऑप्शन, मैक्सिमाइज या फुल स्क्रीन का ऑप्शन और क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि एक्सेल को हर थोड़ी देर बाद सेव करते रहें Ctrl+S की से, वरना एक्सेल लॉस हो सकता है, डेटा आपका लॉस हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। जब हम अपनी एक्सेल को सबसे पहली बार सेव करेंगे तो वो हमसे एक्सेल का नाम पूछता है कि आप किस नाम से इस फाइल को सेव करेंगे, और लोकेशन पूछता है कि कहाँ सेव करेंगे। इसलिए हम यहाँ सबसे पहले इस टैब में जाएंगे। मैं अभी बताऊंगा ये ऊपर क्या चीज़ें हैं, बस आप फाइल में जाएंगे और ये ऑप्शन सेव एज का, याद रखिए एक्सेल में हमेशा सबसे पहले सेव एज का ऑप्शन चुनना चाहिए, ना कि सेव का। सेव एज का ऑप्शन हम चुनेंगे और वो हमसे पूछेगा कि हमें इसे कहाँ सेव करना है। मैं जैसे इसे ब्राउज पे क्लिक करूंगा, यानी मैं ढूंढना चाहता हूं कि किस फोल्डर में मैं सेव करूं, और ब्राउज पे क्लिक करके मेरे सामने ये जो ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है, माय डॉक्यूमेंट सी ड्राइव के अंदर, मैं इसे यहां पर नाम दे दूंगा टेस्ट एक्सेल। नीचे देखिए पूछ रहा है मुझसे सेव एज टाइप, आप किस टाइप की फाइल को सेव करना चाहते हैं, यानी अपनी फाइल को क्या एक्सटेंशन देना चाहते हैं। एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन पहले होता था .xls, अब अपडेटेड वर्जन जो है उसका एक्सटेंशन है XLSX। क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन याद रखिए हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए। एक्सेल बैकवर्ड कंपैटिबल है, लेकिन पुराने एक्सटेंशन जैसे 97, 2003 इनमें बहुत से फीचर्स नहीं थे, इसलिए अब जो फंक्शन यूज होता है, अब जो एक्सटेंशन यूज होता है वो ये सबसे ऊपर वाला XLSX ही यूज होता है, और हमें इसी में फाइल को हमेशा बनाना चाहिए। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमें बार बार सेव एज पे क्लिक नहीं करना है, हम धीरे धीरे काम जैसे जैसे करते रहेंगे, या तो Ctrl+S क्लिक करते रहेंगे और या हम यहां से क्विक एक्सेस टूल बार से सेव का बटन एक बार दबा देंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक्सेल में जो आप ये सबसे ऊपर बटन्स देख रहे हैं या नाम देख रहे हैं, इन्हें टैब्स कहते हैं, TABS टैब्स। सबसे ऊपर है फाइल, जो आपको डिफॉल्ट पोजीशंस पर पहुंचा देता है, यानी मेन आप इस पूरी शीट के साथ क्या करना चाहते हैं। उसके बाद है इंसर्ट, उसके बाद है पेज लेआउट, ठीक है, उसके बाद है फॉर्मूलाज, फिर है डेटा, फिर है रिव्यू, फिर है व्यू, फिर है डेवलपर और फिर है हेल्प। डिफॉल्ट में आपको डेवलपर नहीं मिलेगा, आप जब नए यूजर होंगे तो आपको डेवलपर नहीं मिलेगा। जो आपको याद होगा, यहां से ऑप्शंस में जाकर हम डेवलपर टैब को खोलते हैं और कई टैब्स को खोल सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्सेल में एडवांस होते जाएंगे, आप नए टूल्स को इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं। मैंने इसे इनेबल कर रखा है, ठीक है। आमतौर पे सारे एक्सेल्स में ये डिफॉल्ट में नहीं होता, आपको इसे इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस इस अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस टूल्स हैं इसके अंदर, अब हम आ जाते हैं एक एक करके समझने के लिए कि ये सारे टैब्स आखिर करते क्या हैं। सबसे पहला टैब होम बटन का होता है या होम होता है। इस टैब में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने, डेटा को अलाइन करने और सेल्स के साथ काम करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड्स होते हैं या टूल्स होते हैं, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। दूसरा टैब होता है इंसर्ट। इस टैब का इस्तेमाल स्प्रेडशीट में, यानी इस पूरी वर्कशीट में टेबल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स और दूसरे विजुअल एलिमेंट्स को जोड़ने वाले कमांड्स होते हैं। तीसरा टैब है पेज लेआउट। पेज लेआउट ये टैब आपको प्रिंटिंग के लिए पेज सेटअप को एडजस्ट करने की फैसिलिटी देता है, जिसमें मर्जिंग, ओरिएंटेशन और थीम्स शामिल हैं। चौथा टैब है फॉर्मूलाज। ये टैब फंक्शंस और एक्सेल में यूज होने वाले फॉर्मूलाज के लिए है। इसमें फंक्शंस इंसर्ट करने, नेम डिफाइन करने और फॉर्मूलाज को ऑडिट करने के टूल्स मौजूद होते हैं। पांचवा टैब है डेटा। डेटा टैब का इस्तेमाल
डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है, जिसमें सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और डेटा वैलिडेशन टूल्स मौजूद होते हैं। अगला टैब है रिव्यू। सिक्स्थ टैब, जिसे रिव्यू कहते हैं, वो प्रूफ रीडिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि स्पेलिंग चेक और आपकी वर्कबुक या पर्सनल शीट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए। सेवेंथ टैब, जिसका नाम व्यू है, ये टैब वर्कबुक के डिस्प्ले को बदलने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें अलग अलग व्यूज, जूम लेवल और विंडो अरेंजमेंट के ऑप्शंस शामिल होते हैं। लास्ट टैब है हेल्प। ये टैब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हेल्प रिसोर्सेज और ऑनलाइन सपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम आगे चलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम किसी टैब पे क्लिक करते थे तो नीचे ये पूरी चीज बदल जाती थी। इस पूरी चीज को रिबन कहते हैं। जैसे ये होम टैब है और होम के अंदर ये पूरा रिबन है। हर रिबन के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड नाम का एक ग्रुप, फॉन्ट नाम का एक ग्रुप, अलाइनमेंट नाम का एक ग्रुप, नंबर नाम का एक ग्रुप, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग। इसी तरह हर टैब के अंदर उस रिबन में मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, जैसे पेज लेआउट में थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज। आप ध्यान देंगे कि हर ग्रुप के अंदर कुछ टूल्स मौजूद हैं। होता क्या है, होम टैब के अंदर जो रिबन मौजूद है, उस रिबन में मल्टीपल ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर रिलेटेड टूल्स हैं, यानी एक जैसा या एक पर्टिकुलर काम को करने के मल्टीपल टूल्स को एक जगह पर क्लब कर दिया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, ताकि सारी चीजें एक जगह पर मिल जाए। ये टूल्स सिर्फ इतने ही लिमिटेड नहीं हैं, ये टूल्स और भी ज्यादा हैं, मगर सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले टूल्स को एक्सेल ऊपर कर देता है। जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो उसी ग्रुप से रिलेटेड जितने बाकी के फॉन्ट, जितने बाकी के टूल्स हैं, वो खुल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये ग्रुप फॉर्मेटिंग का ग्रुप था, जैसे टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, टेक्स्ट का जो साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए उसी ग्रुप से रिलेटेड फॉर्मेटिंग, यानी ये सब फॉर्मेटिंग में आता है ना। फॉर्मेटिंग से ग्रुप रिलेटेड जितनी चीजें थी वो देखिए, नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें एक में कर दी गई हैं, जो हम आगे चल के सीखेंगे। अब हम और आगे चलते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट डाउन कॉर्नर में ये शीट 1 करके एक नाम आ रहा है। ये डिफॉल्ट नाम है इस वर्कशीट का। जैसे किसी किताब के एक बुक के पेजेस होते हैं, उसी तरीके से एक्सेल, जिसे वर्क बुक कहते हैं, उसमें मल्टीपल पेजेस यानी वर्कशीट्स हो सकती हैं। इस प्लस के निशान को दबाते ही ऑटोमेटिकली एक अगली शीट उसके आगे ऐड हो जाती है और डिफॉल्ट में सेलेक्ट भी हो जाती है, यानी आप पुरानी शीट पर नहीं रहे, नई शीट क्रिएट करते ही उस पर आ गए। आप देखिए, आप इसे जितनी बार दबाएंगे ये नई शीट ऐड करता जाएगा और उसको एक नाम देता जाएगा। शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7। ठीक, आप इस किसी भी शीट को क्लिक करते उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उस पर डबल क्लिक करें तो अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं। और अगर आपको कोई शीट ज्यादा लगे तो आप उस पर राइट क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं, या उसे डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके रीनेम सेलेक्ट करके भी रीनेम कर सकते हैं। आप शीट को क्लिक करें लेफ्ट की से और होल्ड कर लें, बटन को दबाए रखें और ड्रैग करेंगे तो शीट को आप राइट एंड लेफ्ट मूव भी कर सकते हैं जहां पर चाहें, यानी उसका जो लोकेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसी में एक चीज और भी है कि आप अपनी मल्टीपल शीट्स में किसी पर्टिकुलर शीट को अगर हाईलाइट करना चाहें तो उस पर राइट क्लिक करें और टैब कलर से जो मन में आए वो कलर, जो आपको पसंद हो वो कलर आप उसे दे सकते हैं। आप कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे शीट का कलर वो हो जाएगा। ये आपको लाइट लग रहा है, जैसे ही आप कोई और शीट सेलेक्ट करेंगे आपको वो पर्टिकुलर सेलेक्टेड कलर में दिखने लगेगा। एक्सेल इसलिए ऐसा करता है ताकि आपका ध्यान न बटे, आपका कंसंट्रेशन बना रहे। इसलिए काम करते समय, यानी जब वो शीट एक्टिव होती है तो उसके कलर को डिम कर देता है, मगर जब वो शीट एक्टिव नहीं होती तो जो आपने कलर उसको सेलेक्ट करके दिया है उसी पर वो काम करता है। अब हम राइट में देखते हैं। एक्सट्रीम राइट डाउन कॉर्नर में
आप देखेंगे कि 3 तरह के व्यूज आ रहे हैं। पहला व्यू शीट या नॉर्मल व्यू है जो डिफॉल्ट एक्सेल का व्यू है। इसमें एक्सेल आपको जैसी दिख रही है स्क्रीन पर ऐसी नॉर्मल व्यू में दिखती है जिस पर हम काम करते हैं। उसके बगल में दूसरा है पेज लेआउट व्यू। इसमें एक्सेल की इस पूरी कंटिन्यूअस शीट को ये पेजेस के रूप में दिखा देता है और आप देख सकते हैं कि इसमें हेडर और फुटर जैसी दोनों चीजें भी आ रही हैं। यानी आपने जो भी डेटा एक्सेल में एंटर किया है वो पेज में प्रिंट होते समय कैसा आएगा, पेजेस वाइज कैसा आएगा, हर पेज वाइज कैसा आएगा, मतलब कितना डेटा, कितनी रोज, कितनी सेल्स, कितनी रोज और कितने सेल्स, कितना डेटा किस पेज में आएगा, आप देख सके प्रिंट करने से पहले। ये एक तरह का प्रिंट प्रीव्यू भी है। अगला व्यू है जिसे हम पेज ब्रेक प्रीव्यू कहते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू नॉर्मल एक्सेल की पूरी शीट को एज इट इज दिखाता है, बिल्कुल पहले नॉर्मल व्यू की तरह, मगर पेज ब्रेक्स में यहां पर लाइंस और कॉलम्स के जरिए, लाइंस के जरिए वो आपको डिफॉल्ट में बता देता है कि पेज कैसा आएगा प्रिंट होकर। इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यानी आगे पीछे अगल बगल खिसका के उन लाइनों को आप पेज में डेटा को सेट कर सकते हैं कि कितना डेटा किस पेज में आना चाहिए। उसके बगल में आप देख सकते हैं कि ये जूम बार है। जूम बार में हम एक्सेल में जो भी एंटर्ड डेटा है, मान लीजिए कुछ हमने यहाँ एंटर कर दिया, एंटर करके डेटा को हम छोटे साइज में अगर हमारा डेटा ज्यादा है या बड़े साइज में हम जूम करके देख सकते हैं। ये सिर्फ व्यू जूम हो रहा है, एक्सेल के अंदर लिखा हुआ फॉन्ट साइज वो नहीं बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कॉलम्स और रोज के नाम भी बढ़ गए हैं। ये सिर्फ एक व्यू का तरीका है, 200% पर आप इसे व्यू कर रहे हैं। ये फॉन्ट नहीं बढ़ा है, इसका डिफॉल्ट व्यू 100% ही रहेगा वापस करने पर। तो ये था एक्सेल का पूरा आर्किटेक्चर। इसमें 2-3 चीजें जो मेन है जो छूट गई हैं, अब हम उन्हें कवर करेंगे। जो आपके सामने व्हाइट पूरी की पूरी शीट खुली हुई है, इसे वर्कशीट या ब्लैंक एरिया कहते हैं। आप इसमें एक ग्रिड देख रहे होंगे, बिल्कुल किसी ग्राफ पेपर की तरीके से, बस स्क्वायर की जगह इसमें रेक्टेंगल्स हैं। एक्सेल की पूरी शीट 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। जो आप ये वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं। कॉलम जिसे खंबा कहते हैं, जैसे मकान में किसी बिल्डिंग में खंबे होते हैं, पिलर्स जिन्हें कहते हैं, इसीलिए ये वर्टिकल है और इन्हें कॉलम्स कहते हैं। हर कॉलम का अपना एक नाम है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं कि A, B, C, D, E ये कॉलम्स के नाम हैं। टोटल एक्सेल में 16,384 कॉलम्स होते हैं। कॉलम का नाम A से Z तक या Z तक जाएगा और जब Z करीब आ जाएगा यानी Z भी आ जाएगा तो फिर वापस Z के साथ में A शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं AA, AB, AC। तो हम इस कॉलम को इसी तरीके से पढ़ते हैं। अगर हम लास्ट कॉलम की तरफ देखें तो लास्ट कॉलम XFD होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस में हर वर्टिकल लाइन का नाम उसका नंबर होता है। जैसे कॉलम्स का नाम उसका अल्फाबेट होता है, उसी तरह रोज के नाम उसके नंबर्स होते हैं। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। आपने देखा होगा कि जब हम उसके नाम को क्लिक करते हैं तो पूरा कॉलम ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट हो जाता है। उसी तरह जब हम रो के नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो पूरी रो फर्स्ट से लास्ट तक सिलेक्ट हो जाती है। एक एक्सेल शीट में 1,48,576 रोज होती है। अब जो आप देख रहे हैं जहां पर कॉलम और रोज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं, उस पर्टिकुलर सेल को हम, एरिया को हम सेल कहते हैं। सेल, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर किसी भी सेल का नाम जानना चाहें कि हमने जो भी सेल सिलेक्ट किया है उसका नाम क्या है, तो कॉलम और रो के नाम का कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर सेल का नाम होता है। और ये नाम हमेशा अल्फा न्यूमेरिक चलता है, यानी पहले अल्फाबेट लिया जाएगा बाद में नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर सेल की बात करें जो आपके सामने सिलेक्टेड है, तो इसका नाम है F6 और आप ये नाम नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। ये रहा वो नेम बॉक्स, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। देखिए इसका नाम आ रहा है F6। उसी तरीके से अगर हम किसी और सेल को सिलेक्ट करें तो इसका नाम क्या है, B9। देखिए यहां नाम आ रहा है B9। इस नेम बॉक्स के बगल में ये
जो लाइन आप देख रहे हैं इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। जब भी हम एक्सेल में कुछ टाइप करते हैं तो यहां भी हमें दिखाई देता है। अगर हम खाली एक्सेल के सेल को सेलेक्ट कर लें और फॉर्मूला बार में टाइप करने शुरू कर दें तो वो उसी सेल के अंदर टाइप होगा। ठीक है, यानी एक्चुअल सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन दिखाता है फॉर्मूला बार। दूसरी चीज ये है कि जब हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं जैसे 2+2 तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार में भी वो फॉर्मूला आ रहा है और हम इसे यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। अब हम एक चीज देखेंगे कि एक्सेल में रेंज क्या चीज होती है। जब हम इंडिविजुअल किसी सेल को सेलेक्ट करें तो वो तो सेल सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा सेल्स को सेलेक्ट करें तो वो पूरा सिलेक्शन रेंज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्टिकल रेंज सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इस पूरी रेंज का भी एक नाम होगा। वो नाम क्या होगा? D4, D21। अब हम इन्हें लिखने के लिए बीच में कोलन लगा देते हैं, यानी इसका नाम क्या होगा? D4:D21, यानी D4:D21। अगर आपको चेक करना है तो हम यही नाम फॉर्मूला बार में देंगे और एक्सेल हमें ये चीज सेलेक्ट करके खुद बता देगा कि ये रेंज कहां मौजूद है। D4:D21, एंटर मारिए, देखिए सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रेंज भी होती है। मान लीजिए हमने कोई ये रेंज सेलेक्ट कर ली, इसका नाम क्या है? इसका नाम है B15:N15। क्या नाम है इसका? B15:N15। यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपके ध्यान के लिए यहां पर लिख दिया है। अब हम इसका नेम उसके नेम बॉक्स में डालते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सेल इसे सेलेक्ट कर पाता है कि नहीं। B15:N15, देखिए सिलेक्ट हो गया। हम नाम को हटा भी दें और फिर करें B15:B21, देखिए, या B15:N15, देखिए सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट रेंज लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। मान लीजिए हमने डिफॉल्ट में ऐसे ही कुछ सिलेक्ट कर दिया। अब हमें जानना है कि इस पूरी रेंज का जो हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है, पहले और आखिरी सेल को हमेशा हम लेते हैं, D3:L19, D3:L19, देखिए D3:L19, देखिए सिलेक्ट हो गया। ठीक है, बस ये एक तरीका था आपको बताने का कि सेल्स और रोज के कॉम्बिनेशन, सेल्स, रोज, कॉलम्स, इनके कॉम्बिनेशन से अगर आप किसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो हर रेंज का एक नाम होता है जो यहां नेम बॉक्स में आता है। अगर आप नाम भी डालेंगे तो सेल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा, इससे ढूंढने में आसानी होती है। अब हम एक चीज आपको और बताते हैं कि नीचे जो शीट्स आ रही थी, जब भी आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो शीट सेलेक्ट हो जाती है। आप एक बार में एक से ज्यादा शीट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल की को दबा लीजिए और फिर क्लिक करते जाइए तो मल्टीपल शीट्स सेलेक्ट हो जाएंगी। आप उन पर राइट क्लिक करके जो चाहें, अगर हम उन्हें डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी एक बार में कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपने शीट डिलीट कर दी और सेव नहीं किया या डिलीट करके सेव कर दिया तो डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तभी डिलीट करें जो चीज आपके काम की ना हो। अब हम एक्सेल के ऊपर बेसिक फंक्शन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्सेल पे काम करने के लिए हम एक छोटा सा डेटा रैंडमली बना लेते हैं। ये एक स्कूल का डेटा है, नेम, क्लास, मार्क्स। अब क्योंकि ये हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। हमने इन्हें सेलेक्ट किया और अपनी मर्जी का जो फॉन्ट हम चाहते हैं वो हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर पहला टूल जो फॉन्ट का है उसमें से अपनी मर्जी का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे फॉन्ट के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं, पीछे नाम का फॉन्ट यानी मेरे टेक्स्ट डेटा का फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। मैं इसमें डिफॉल्ट कैलिब्री फॉन्ट लेता हूं।
बाय डिफॉल्ट 11 फॉन्ट साइज तय है, मैं इसे अपनी मर्जी से साइज दे सकता हूं। मान लीजिए मैं इसे बड़ा साइज देता हूं 22। अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि फॉन्ट साइज बढ़ा देने पर नाम या ये डेटा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके कई तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप इन 2 कॉलम्स के बीच में अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो ये 4 हेडेड कर्सर बन जाएगा जिसमें 2 हेड्स हैं और ऊपर एक लाइन है। आप इसे क्लिक कीजिए और क्लिक रखिए और ड्रैग कर दीजिए, खींच दीजिए, नाम उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप फिर छोटा करके बराबर कर दीजिए। ये एक मैनुअल तरीका है, ये भी एक तरीका है, मगर ये एक मैनुअल तरीका है। इससे बेहतर तरीका है कि आप यहां कर्सर लेकर जाएं और डायरेक्ट डबल क्लिक कर दें। नाम के हिसाब से अपने आप सेल एडजस्ट हो जाएगा। आप तीनों को सिलेक्ट करके एक बार में छोटा और एक ही बार में बड़ा भी कर सकते हैं और किसी भी सेल पर किसी भी 2 कॉलम्स के बीच वाली लाइन पर डबल क्लिक करके तीनों को डिफॉल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। यह काम रोज के फॉर्म में भी होता है। अगर रोज बड़ी है तो आप उसे डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बेसिक एक डेटाबेस बना लेते हैं, जैसे राहुल, विजय, कुमार, संजय, अब्दुल, नीता, प्रियंका, दिलीप, रुद्र। ये 10 बच्चे हैं क्लास में। इन सब का क्लास कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये क्लास 8th है। अब हम सबके लिए या तो 8 8 8 बार बार टाइप करें, या इसका एक आसान तरीका है कि अगर सबका कॉमन ही क्लास है या किसी कॉमन नंबर को ही हमें बाकियों में भी लेकर आना है, तो हम यहां पर देखिए इस छोटे से डॉट पर अपना कर्सर लेके जाइए। ये 4 हेडेड एरो बन जाएगा, 4 हेडेड। इसे ऑटो फिल हैंडल कहते हैं, ऑटो फिल हैंडल। इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी रेंज को अपने आप एक्सटेंड कर देगा। इसे आप क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं तो भी ये वही करेगा। उसके बाद अगला है, इसी में और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम मार्क्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 96%, 97%, 96%, 97%, 99%, 92%, 96%, 97%, 99%, 92%, 91%। मान लेते हैं कि सब बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। अब देखिए डेटा कुछ अजीब सा लग रहा है। ऊपर हेडिंग बहुत बड़ी है, नीचे ये नाम लेफ्ट अलाइंड है, मार्क्स राइट अलाइंड है, क्लास राइट अलाइंड है और मार्क्स भी राइट अलाइंड है। हम इनका अलाइनमेंट ठीक करते हैं। हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिए। आप किसी एक कॉलम के नाम पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए तो तीनों कॉलम पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। फॉन्ट में जाइए और फॉन्ट सेलेक्ट एक कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 16। देखिए सबका फॉन्ट ठीक हो गया। उसके बाद यहां 2 तरह के अलाइनमेंट्स आ रहे हैं। ये अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट करता है और ये अलाइनमेंट वर्टिकल एडजस्टमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये अलाइनमेंट देखिए सारे सेल्स के डेटा को लेफ्ट अलाइन कर देगा। ये सेंटर लाइन, ये राइट अलाइन। हम इसे सेंटर लाइन कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए सेल्स बड़े बड़े हैं, तो देखिए कि यहां पर डेटा नीचे की तरफ यानी डाउन अलाइंड है, बॉटम अलाइंड है। हम इसे सेंटर लाइन कैसे कर सकते हैं? ये टॉप अलाइन करता है, ये मीडियम अलाइन करता है और ये लोअर अलाइन करता है, ये बॉटम अलाइन करता है। इसमें भी हम सेंटर लाइन करके इसे सेंटर लाइन या मिड अलाइन कर सकते हैं। हम डबल क्लिक करके ये, अब उसके बाद देखिए ये सेल थोड़ा चौड़ा है और ये सेल सब एक जैसे हैं, तो हम यहां पर यानी जब पहले कॉलम ए और पहली रो 1 के बीच का जो एरिया है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं पूरी वर्कशीट एक बार में सेलेक्ट हो जाती है। हम कहीं भी डबल क्लिक करें किसी भी रो के बीच में, देखिए सेल एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले एक एक करके
पहले टैब के रिबन में पहला जो ग्रुप है उसके टूल्स को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कट, जिसका शॉर्टकट हमें पता है कंट्रोल एक्स होता है। हम अगर मान लीजिए 8 को यहां से कट करें और यहां पर लाकर हम कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये वैसे ही था जैसे हम कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहां कॉपी का आ रहा है, ये भी वही चीज है, हम किसी चीज को कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक, उसके नीचे फॉर्मेट पेंटर आ रहा है। जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैंने किसी सेल को, किसी फॉर एग्जाम्पल किसी रेंज को, डेटा को कुछ फॉर्मेट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे बोल्ड किया है, इसे रेड किया है और इसका जो फॉन्ट कलर है वो येलो कर दिया है। अब मैंने 3 स्टेप में इसकी फॉर्मेटिंग की है। अगर मान लीजिए मैं रुद्र के इस सेल को भी, इस डेटा को भी यही 3 फॉर्मेट देना चाहता हूं तो मुझे फिर से एक एक करके करना पड़ेगा। इससे बेहतर है मैं एक बार राहुल के नाम पर जाऊं, यानी जिस फॉर्मेटिंग को मुझे उठाना है, ये फॉर्मेट पेंटर पर जाऊं और एक बार क्लिक कर दूं और क्लिक करके जिस सेल को मुझे फॉर्मेट बदलना है यानी पेस्ट करना है वहां क्लिक कर दूं। होता क्या है, फॉर्मेट पेंटर डेटा को कॉपी नहीं करता बल्कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करके एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर पेस्ट कर देता है। देखिए राहुल डेटा अलग है, रुद्र डेटा अलग है, मगर इसके फॉर्मेटिंग को, पूरी फॉर्मेटिंग को, यानी टेक्स्ट के बोल्ड होने को, टेक्स्ट कलर के येलो होने को और टेक्स्ट के बैकग्राउंड के रेड होने को इसने यहां भी कॉपी कर दिया। हम यहां से अंडू करेंगे, अंडू करेंगे, अंडू करेंगे, अपने फॉर्मेट पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखते हैं। किसी भी सेल को सेलेक्ट करके, जैसा मैंने बताया, आप यहां से उसका अपनी मर्जी का फॉन्ट और यहां से अपनी मर्जी का फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। इसके बगल में 2 और छोटे टूल्स आ रहे हैं। एक देखिए, ये बड़ा सा ए आ रहा है और एक ये छोटा सा ए आ रहा है। ठीक है, पहला ए फॉन्ट को बढ़ाता है और दूसरा ए फॉन्ट को छोटा करता है। यही चीज यहां मौजूद है। ये बोल्ड करने के लिए है डेटा को, ये इटैलिक करने के लिए है और ये अंडरलाइन करने के लिए है। सिंगल क्लिक में ये हो जाता है। अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो पुरानी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए आप किसी सेल को बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो यहां से दिया जाता है। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और ये मल्टीपल तरह के बॉर्डर्स आ रहे हैं। आप कैसा देना चाहते हैं, बॉटम बॉर्डर देना चाहते हैं यानी सिर्फ नीचे एक लाइन खींचेगी। देखिए मैं व्यू में जाके ग्रिड को हटा देता हूं तब आप देख पाएंगे। देखिए नीचे लाइन आ गई। अगर मैं इसे ऑल बॉर्डर करना चाहूं तो चारों तरफ बॉर्डर आ गया और यही चीज सब पर भी अप्लाई होती है। अगर मैं पूरा डेटा को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर करूं तो सबका बॉर्डर डिफाइन हो गया। इसी तरीके से मैं थिक बॉर्डर भी ला सकता हूं, जैसे ये हैवी बॉर्डर। ठीक है, अब अपने व्यू में जाके अपने ग्रिड को वापस ले आते हैं। अब अगर हम किसी सेल को या किसी रेंज को कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड का, तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और यहां से अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम टेक्स्ट के कलर को कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहां से करेंगे। इसमें बैकग्राउंड कलर सेम रहेगा और टेक्स्ट का कलर चेंज होता चला जाएगा। अगर हमें और कलर्स चाहिए तो चाहे बैकग्राउंड का कलर हो और चाहे टेक्स्ट का कलर हो, आप यहां से मोर कलर्स में आकर और कलर्स को चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड में लगभग सारे कलर्स मौजूद होते हैं और कस्टम में आके RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू और हेक्स वैल्यू के हिसाब से आप करोड़ों कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कलर्स के। अब हमारे होम टैब के अंदर 2 ग्रुप्स कंप्लीट हो गए, क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट के भी तीसरे ग्रुप को कंप्लीट कर लेते हैं। अलाइनमेंट में मैंने आपको लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन बता दिया, टॉप अलाइन, मिड अलाइन और बॉटम अलाइनमेंट भी बता दिया। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट में एक और टूल है टेक्स्ट डायरेक्शन का यानी ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट करने में मदद करता है, यानी एक पर्टिकुलर एंगल पर टेक्स्ट को मोड़ देता है, टेक्स्ट को बेंड कर देता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस राहुल के नाम को, इस डेटा को ले, तो हम यहां से इसे आप देख सकते हैं किस तरीके से डायगोनली हमने चेंज कर दिया। हम इसे सेकंड डाउनवर्ड्स डायगोनल भी कर सकते हैं, हम इसे वर्टिकल भी कर सकते हैं, और हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। हम जिस तरह चाहें इस टेक्स्ट को कर सकते हैं। अगर आप और फर्दर इस पे काम करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल पर जाइए और यहां से टेक्स्ट की एंगल को सेलेक्ट कर लीजिए अपनी मर्जी का। आप जिस एंगल पर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा। अब इसे वापस ठीक करने के लिए आपको इसी पर क्लिक करके फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर आकर इस डिग्री वैल्यू को 0 करना होगा, तो टेक्स्ट ठीक हो जाएगा। अब हम देखेंगे वर्ड रैप। कई बार जब हम कोई डेटा एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डेटा ओवरफ्लो कर रहा है, यानी अपने सेल से और बाहर निकला चला जा रहा है। अगर हमें इसे इसी सेल के अंदर ही रखना है और सेल को बढ़ाना नहीं है तो हम वर्ड रैप पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही डेटा को अपने ही सेल के अंदर रैप कर देता है। बाद में हम इसे थोड़ा सा बढ़ाकर एडजस्ट कर सकते हैं और अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं यहां से। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है सेल का नाम अगर किसी सेल की हेडिंग बड़ी है। मान लीजिए अब हमने एक डेटा बनाया। ये जो डेटा हमने बनाया था ये डेटा क्लास का डेटा है। आपसे कहा जाता है कि इस डेटा को नाम दीजिए कि ये किस चीज का डेटा है। तो आप क्या करेंगे? हमने इस डेटा को सबसे ऊपर वाले कॉलम और नंबर से यानी रो से स्टार्ट किया था। हमें एक्सेल में नई रोज भी ऐड कर सकते हैं और नई रोज नए कॉलम्स भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं। यानी हम नई रोज ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी होम में ये देखिए सेल का एक ग्रुप है। इसमें अगर हम क्लिक करके इंसर्ट में रो पे क्लिक करें तो हमारे सिलेक्शन वाले ऊपर एक नई रो ऐड हो जाएगी। अगर हम कॉलम सेलेक्ट करें तो हमारे सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट में एक कॉलम भी नया ऐड हो जाएगा। अगर हम कुछ डिलीट करना चाहें तो अपनी मर्जी की रो पर क्लिक करके जिस रो को हमें डिलीट करना है यानी उस पर क्लिक करके डिलीट के कॉलम में जाकर डिलीट के ऑप्शन में जाकर किसी रो को डिलीट या किसी पूरे के पूरे कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। मैं अंडू के बटन से या अनडन के बटन से डेटा को वापस लेके आ रहा हूं आपको बताने के बाद, इसलिए यह मत सोचिएगा कि ये नाम डिलीट होने के बाद वापस कैसे आ गया। ठीक है, अब हमने जो एक ऊपर रो ऐड करी थी हम उसमें एक नाम देते हैं। ये नाम है क्लास मार्क्स या क्लास 8 मार्कशीट। अब देखिए ये नाम इसमें फिट नहीं हो पा रहा है। हमें इसके फॉन्ट को बढ़ाना है, बोल्ड करना है और इस पूरे रेंज में फिट करना है। तो हम इन मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां से मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये तीनों चीजें सेलेक्ट हो गई और अब ये पूरा का पूरे तीनों सेल मिलकर एक बड़ा सेल बन गया। इसी तरीके से हम किसी भी सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि अगर आप डेटा के मिड में कहीं भी बीच में आप मर्ज यूज करेंगे तो पहले डेटा में तो डेटा रहेगा सेल में, पहले सेल में डेटा रहेगा मगर दूसरे सेल का डेटा डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर 99 और 92 इन दो सेल्स को मैं मर्ज करूं तो 99 तो रह जाएगा मगर 92 गायब हो जाएगा। आपने देखा 99 रहा, 92 गायब हो गया बिकॉज 99 ने 92 को डिलीट करके उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब हम नंबर्स देखते हैं। नंबर से आप किसी भी सेल के अंदर के, कॉलम के या किसी रो के अंदर के या किसी भी डेटा को टाइप डिफाइन करते हैं कि कैसा डेटा है, किस तरह का वो डेटा है। जो डेटा आपने एंटर किया है वो अल्फाबेट्स है यानी टेक्स्ट बेस्ड है, वो नंबर बेस है या वो परसेंटेज बेस है, या आपने किसी सेल में डेट दे रखी है।
अब डेट के भी कई फॉर्मेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर ग्रुप से करना सीखेंगे। इसमें सबसे ऊपर शॉर्टकट मौजूद है जिससे आप जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज जैसे ऑप्शंस को चुन सकते हैं। ठीक है, इसमें मोर ऑप्शंस करके भी ऑप्शन मौजूद है, मोर नंबर फॉर्मेट्स, जिससे आप और फर्दर फॉर्मेटिंग भी चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल ये 8 जुलाई 25 का फॉर्मेट पसंद नहीं आया और आप डेट को किसी और तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो आप मोर नंबर फॉर्मेट्स पर जाएंगे। इस मेन्यू में सबसे पहले ऑप्शन नंबर में से डेट को सिलेक्ट करेंगे। अब डेट के मल्टीपल फॉर्मेट्स देखिए यहां पर आ रहे हैं। मान लीजिए आप सिर्फ मंथ एंड ईयर को दिखाना चाहते हैं, तो उसे सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए जुलाई 25 हो गया, अनडू। अब मान लीजिए हम इसे लॉन्ग डेट दिखाना चाहते हैं, तो हम यहां से जैसे ये देख सकते हैं, आप नंबर में जाइए, डेट पे क्लिक कीजिए और यहां मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं जैसा आप देख सकते हैं। ये जैसे अमेरिकन फॉर्मेट मार्च 14, 2012, या आप कोई और फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं जैसे ये वाला या ये वाला, इंडियन फॉर्मेट 8 जुलाई 2025। इसी तरीके से नंबर का भी फॉर्मेट होता है कि नंबर आपको होल चाहिए या आपको डेसिमल पॉइंट में नंबर चाहिए। नंबर पे क्लिक कीजिए, 2 डेसिमल, 3, 4, 5 डेसिमल से कितने पॉइंट में आपको नंबर चाहिए, हाउ मेनी प्लेसेस टू अ डेसिमल पॉइंट, या आपको आगे नहीं चाहिए। आप यहां से कॉमा सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं जो आपको बताएगा कि कितने डिजिट के बाद, जो आपको पढ़ने में आसानी प्रोवाइड करेगा। यही चीज आप यहां से भी कर सकते हैं। इससे आप डेसिमल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और इससे आप डेसिमल पॉइंट्स रिड्यूस कर सकते हैं। ये सेल, ये वाला टूल किसी भी सेल में अगर करेंसी आपने ऐड की है तो उसका टाइप डिफाइन करता है, जैसे डॉलर या पाउंड। अब हम अपनी इस प्रेजेंटेशन के एंड तक पहुंचते हैं। इसके बाद की कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें, जैसे इंसर्ट में और चीजें, चार्ट्स या डेटा में हम डेटा मॉडलिंग, ये सब कुछ हम अपनी अगली प्रेजेंटेशन में, अगली सेकंड पार्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो चीज बच जाती है वो बचती है प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। आप अगर फाइल में जाकर प्रिंट करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट हो रहा है वो बता देगा। आपको पेज फॉर्मेट में बताएगा कि प्रिंट होकर डॉक्यूमेंट कैसा आएगा। आप यहां से पूरी एक्टिव वर्कशीट को या खाली अपने सिलेक्शन को चुन सकते हैं। अगर हमने खाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नीता तक के डेटाबेस को चुना, तो हमने जो सेलेक्ट किया है, अगर हम प्रिंट एज सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, प्रिंट सिलेक्शन, तो सिर्फ नीता तक के डेटा को ही वो प्रिंट करेगा। अगर हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पूरे डेटा को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। प्रिंट प्रीव्यू में कुछ चीजें आप और सीख लीजिए। जैसे सबसे पहला ऑप्शन बता रहा है प्रिंटर को सिलेक्ट करने का। दूसरा ऑप्शन है कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए, 1 कॉपी, 2, 3, 4, 5, 6, कितने प्रिंट चाहिए पर कॉपी, पर पेज आपको कितनी बार प्रिंट चाहिए, यानी हर पेज की कितनी कॉपीज चाहिए, यहां वो नंबर ऐड किया जाता है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपसे पूछता है कि आपको क्या चीज प्रिंट करनी है। इंटायर एक्टिव शीट प्रिंट करनी है, इंटायर वर्कबुक प्रिंट करनी है, यानी सारी वर्कशीट्स को एक एक करके प्रिंट करता जाएगा, या आपको सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट करना है। उसके बाद वो आपसे पेज के प्रिंट का ओरिएंटेशन पूछता है। आपको पोर्ट्रेट फॉर्म में, यानी सीधा वर्टिकल पेज को प्रिंट करना है, या आपको लैंडस्केप प्रिंट करना है, यानी बुक फॉर्म में प्रिंट करना है। फिर आपसे वो पेज का साइज पूछता है, A3, A4, A5। आपको पता होगा कि जब 2 A4 पेजेस मिलते हैं तो एक A3 बनता है, और जब 2 A3 मिलते हैं तो एक A2 बनता है। इसी तरीके से पेज साइज बढ़ता जाता है। A5 A4 का हाफ होता है। यहां से हम स्केलिंग को फिट करते हैं, यानी प्रिंट होते समय लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में प्रिंटर कितना पेज छोड़ दे। फिट शीट ऑन 1 पेज, यानी पूरे पेज में, एक ही पेज में पूरी शीट को फिट कर दे। मुमकिन है डेटा पढ़ने में ही ना आए अगर डेटा ज्यादा हुआ। फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, सारे कॉलम्स को एक ही पेज पर फिट कर दे, उसको रोज से कोई लेना देना नहीं। फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज, रोज को सारी की सारी एक पेज पे फिट कर देगा, कॉलम्स का डेटा भी बाहर चला जाएगा, उसे मतलब नहीं। इसीलिए हमेशा प्रिंट करने से पहले
प्रिंट प्रीव्यू में आप ज़रूर देख लीजिए कि आपका डेटा कैसा प्रिंट होके आ रहा है और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करने के बाद ही प्रिंट कीजिए। तो ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। हमने आज पार्ट 1 को कवर किया, जिसमें बेसिक एक्सेल के बारे में, ओवरव्यू के बारे में आपको बताया गया था कि एक्सेल कैसी दिखती है, उसमें कितने कॉलम्स, कितनी रोज, कितने सेल्स होते हैं, कितने टैब्स होते हैं, कौन सा टैब क्या काम करता है, एक बेसिक ओवरव्यू सॉफ्टवेयर का, ताकि आप समझ सकें। इस प्रेजेंटेशन को, इस पूरी वीडियो को आप 1-2 बार रन करके, अपनी एक्सेल खोल के धीरे धीरे पॉज करके, स्लो करके या रिपीटेड रन करके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आपसे अगली प्रेजेंटेशन में यानी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें हम डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। डेटा को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे चार्ट्स बनाते हैं, कैसे डेटा को हम सॉर्ट करते हैं, कैसे फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। डेटा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे अपनी नई वीडियो में इसी तरीके से। वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि मास्टर क्लासेस लंबे होते हैं। इसके लिए जो असुविधा हुई आपको, उसके लिए मुझे खेद है, आप मुझे माफ़ करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा बहुत छोटा सा एक मकसद है, हमारा छोटा सा एक इसके पीछे ड्रीम है कि हम इस चैनल को एक ऐसा टूल बना सकें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जिसे हायर एजुकेशन यानी 6 सिग्मा से जितने भी टूल्स हैं, जितनी मेथडोलॉजीज़ हैं, जितने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी सब की स्टडी इसके ऊपर मौजूद हो सब लोगों के लिए, ताकि सबको एजुकेशन बराबर मिल सके और हम कभी भी इस चैनल के ऊपर किसी भी मास्टर क्लास के लिए, किसी भी कोर्स के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। हर चैनल कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करता है, हम कभी चार्ज नहीं करेंगे। आपके सहयोग के बिना, आपके हेल्प और सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। अगर आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें रिकमेंड करेंगे, तो ये चैनल आप ही के लिए कल को एक फ्री टूल बनकर साबित होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, उम्मीद कभी मत हारिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।